बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वीकेंड है, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान कीजिए, अपने प्यारों के साथ स्पेंड कीजिए। मेरे ख्याल से यही सबसे अच्छा और क्वालिटी टाइम होता है। अच्छा जी, शहर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स कल के दिन में हुई हैं, चीज़ें क्लियर हुई हैं। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ भी लिया है। कुछ इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और 11 बजे वाले सेगमेंट पे जिनकी बर्थडे हमने उनको विश करना है। अभी आ जाते हैं आज की टॉप स्टोरीज की तरफ। पहली खबर क्या है जी? पंजाब असम्बली की रौनकें एक साल बाद बहाल हो गई हैं जी। पंजाब असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का काबीना से अलविदाई खिताब। मेरिट पर काम किया, निगरान काबीना ने 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। वज़ीर आला पंजाब की जराइम से निपटने के लिए कामयाब हिकमत अमली। पहली बार जराइम में 30% कमी। और अलहमरा में जारी 3 रोजा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के हवाले से भी बातचीत हुई। वेलकम बैक। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आएंगे। पंजाब असम्बली के अरकान ने कल हल्फ उठाया है। मलिक अहमद स्पीकर और जहीर चन्नट डिप्टी स्पीकर नामजद हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले स्पीकर के हवाले से बात कर लेते हैं। कैसे है मलिक अहमद खान साहब? जी बिल्कुल, मलिक अहमद खान जो है इनका तल्लक कसूर से है और लाहौर से वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून ने नामजद कर दिया है और सारी अपर पंजाब को दोनों स्पीकर और वज़ीर आला की सीटें मिल गई हैं। क्या ही बेहतर होता कि अगर वज़ीर आला जो है अपर पंजाब से लाहौर से आ गई है तो जो स्पीकर है वो जनूबी पंजाब से ले लिया जाता, लेकिन इन्होंने जनूबी पंजाब से ज़हीर चन्नट को लिया, डिप्टी स्पीकर को लिया जनूबी पंजाब से। स्पीकर भी डिप्टी स्पीकर भी जो है जनूबी पंजाब को होना चाहिए था ताकि जनूबी पंजाब के जो एहसास महरूमी है वो खत्म हो जाता। लेकिन मलिक अहमद खान जो है वो बड़ा एफिशिएंट है, बड़ा इफेक्टिव है और कसूर की पॉलिटिक्स में और नून लीग में बड़ा एक्टिव है। जब निगरान गवर्नमेंट में आई थी, निगरान गवर्नमेंट जब बन रही थी तो मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो मलिक अहमद खान ने ही तजवीज़ किया था कि आकर ऐलान किया था कि मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला बना दिया जाए और वो चॉइस बड़ा अच्छा साबित हुआ बाद में। लेकिन इस वाले से मैं कहूँगा ये मलिक अहमद खान जो है ये एफिशिएंट है, लेकिन सबसे इसकी जो खूबी है ये अपनी पार्टी के साथ बड़ा वफादार है। अच्छा, कंपैरेटिवली जो नाम लिए जा रहे थे ना स्पीकर के लिए, उस लिस्ट में मुझे भी नंबर 1 पे यही नाम लग रहा था, क्योंकि जो हमने हमेशा से हालात देखे ना पंजाब असम्बली के, तो उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए बड़ा आपको जब्त वाला इंसान चाहिए होता है जो अच्छे तरीके से असम्बली को लेकर चल सके। मरियम औरंगजेब का नाम था, अज़मा बुखारी साहबा का नाम था, ये तो पहले ही तपे हुए लोग हैं, तो इन्होंने कहाँ बड़े अच्छे तरीके से असम्बली की कार्रवाई को लेकर चला था। मलिक अहमद खान साहब जो है वो पुरसकून है थोड़े से, तो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते भी हैं, कुछ सियासी बसीरत भी उनकी बेहतरीन है, तो अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। परसों से ही जब से इनका नाम ये सामने आया टीवी स्क्रीन के ऊपर के मलिक अहमद खान साहब जो हैं उनको मुस्तफा शुजा रहमान का नाम भी था वैसे। पहले उनका नाम था, लेकिन परसों से नाम इनका आ रहा था। और जब से इनका नाम आया तो बहुत सारे लोगों का यही तज्जिया था, एनालिसिस उनका यही था कि बहुत सेंसिबल आदमी को इस दफ़ा चुना गया। पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर जो है वो ऐसा बंदा ही होना चाहिए। अब ऐसा बंदा क्यों होना चाहिए, उनमें क्या खासियत है? मलिक अहमद खान साहब वो आदमी है जो हर बंदे को साथ लेके चलते हैं। एक बंदे का ना एक रोब होता है, उसका एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है और लोग भी उसकी पर्सनैलिटी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके कहते हैं कि नहीं यार हमने इसके साथ चलना है। मलिक साहब वो आदमी है। अब ये तो उनकी तारीफ नहीं है, लेकिन जो लोग उनके बारे में कहते हैं कि हर बंदे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने और ये अवान को चलाना इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन भी है और अवान में जो हुकूमती अरकान है उनके अंदर एक बड़ा मसला बना हुआ है। कल हमने नारे भी सुन लिए, असम्बली के अंदर कार्रवाई हमने देखी, तो उस अवान को अब चलाने के लिए एक ऐसा बंदा बहुत ज़रूरी है। और इसमें ना सिर्फ वो अपनी अरकान को रोकेंगे बल्कि दूसरों को भी रोकेंगे। उन्होंने पाबंदी करवानी है डिसिप्लिन की और वो इसमें कामयाब होंगे भी। फिर असम्बली की होती है लेजिस्लेशन के हवाले से, उसमें भी इनका बड़ा किरदार होगा। तो ये बेस्ट पर्सन चुना है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपको चुनाव जो है वो लोगों का बहुत सोच समझ के करना होगा।
क्योंकि कहा यही जा रहा है कि आपके पास ये एक बहुत बड़ा मौका है, अगर आपने अपनी पार्टी को बचाना है तो वो आपने इस मौके को अवेल करते हुए आपने अब डिसाइड करना है कि आगे आपकी कबीना के अंदर लोग कौन होंगे। खोखर साहब ने बात बिल्कुल ठीक की है कि आपको साउथ पंजाब से लोगों को लेकर आना होगा, क्योंकि गवर्नर पंजाब तो साउथ पंजाब से ही है। अगर आपने डिप्टी स्पीकर ले लिया ठीक है, हाँ कैबिनेट के अंदर आपको साउथ पंजाब से वज़रा को लेना पड़ेगा, और साउथ पंजाब की बेल्ट ही नून लीग की कमज़ोर है, ठीक है। और उसके बाद आप क्योंकि अरकान की बात करें तो 320 अरकान असम्बली ने कल हलफ जो है वो लिया और अपनी गोल्डन बुक के अंदर जो है वो दस्तखत किए, और कल एक बड़ा अच्छा दिन था क्योंकि खातून जो है वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही है। इस पर हम आएंगे, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बढ़ेंगे जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पंजाब असम्बली में नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मियां असलम इकबाल नाए लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर ऐवान में पहुंचे। मरियम नवाज असम्बली आने पर अरकान की जानिब से शेर शेर के नारे लगाए गए। मरियम नवाज साहिबा भी नवाज शरीफ साहब की तस्वीर हाथ में पकड़ के बैठी थी। अली हाँ जी कि बिल्कुल, कल हमने ये ऐवान में देखा कि पहली बात तो ये कि बड़े साहब अरसे के बाद हमारा ऐवान जो है वो पंजाब असम्बली का, जिसको हम अवामी नुमाइंदों का ऐवान कहते हैं, अच्छा वो खुला है, और आते ही साथ ही वो अवामी नुमाइंदों का जो हाल है वो नारों से गूंज उठा। कोई वहाँ पे घड़ी चोर के नारे लगा रहा है, कुछ नारे लगा रहा है। तो ये तो ऐवान का तकद्दुस है, वो पमाल करने वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप सुलझ के आप अपने अच्छे तरीके के साथ ऐवान को चलाएं। अब मरियम नवाज शरीफ को भी इस बात का जो है उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस चीज़ को आगे लेकर चलना है कि अब किसी के खिलाफ जो नारेबाजी है वो ना हो। आप एक अच्छी शख्सियत हैं, आपका एक नाम है और आपने सियासत में बड़ी मेहनत की है, तो अब आपको ऐसा ही करने से रोकना चाहिए। तो कल क्योंकि 320 अरकान ने अपना हलफ जो है वो लिया, तो मियां नवाज शरीफ के वहाँ पे बैनर्स वो भी उठाए हुए थे, टिकटॉक्स के लिए वीडियो बन रही थी, ट्विटर्स के ऊपर पोस्टिंग के लिए वो वीडियोज़ जो है वो बनाई जा रही, तो एक अच्छा माहौल था। लेकिन दूसरी जानब जो अपोजिशन की तरफ से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो आज़ाद अरकान हैं उनकी तरफ से जो नामजद वज़ीर आला हैं मियां असलम इकबाल, उनको आने नहीं दिया गया। अगर तो उनके खिलाफ कुछ केसेस हैं तो आप उस कानूनी तरीके के साथ उनको ज़रूर डील करें, लेकिन उनका पंजाब असम्बली में आने देना चाहिए था उनको, क्योंकि एक नामजद वज़ीर आला है, उनको भी लोगों ने उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है जारी कर दिए। ये स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो मियां असलम इकबाल क्योंकि मरियम के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं वज़ीर आला का, उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उन्हें असम्बली तक आने दिया जाए, और असम्बली पर आकर बेशक प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए आए, असम्बली तक आए, उनको हलफ भी उठाने दिया जाए, उनको मरियम के मुकाबले में कागज भी जमा कराने की इजाजत होनी चाहिए, उनको मरियम के मुकाबले में वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ने के लिए भी इजाजत होनी चाहिए, ताकि जमहूरी अमल जो है आगे बढ़े और जो फैसला हो वो जमहूरियत के जरिए हो, बैलेट के जरिए हो, ना कि बुलेट के जरिए फैसला हो। बिल्कुल आपने सही कहा है, जमहूरियत होना भी यही चाहिए, क्योंकि खबर के मुताबिक स्पीकर साहब ने कल उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए, और होना भी चाहिए। खोखर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जमहूरियत का जब हम नाम लेते हैं डेमोक्रेसी का, तो फिर हमें इन चीज़ों के ऊपर भी पैरामल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अब जो इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो तो बहुत बड़े हैं। हाँ, आप उनको भी 9 मई में इन्वॉल्वमेंट है, 9 मई में इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर कोई है इस तरह की चीज़ तो आप कानूनी तरीके के साथ आएँ और उनको एक हक जो है असम्बली के अंदर, क्योंकि अवाम ने उनको मुंतखब किया है, तो आप वो भी हक उनको पूरा करने दें। फिर अब उसके बाद आप जो भी आपका कानूनी रास्ता वो डील करें। अगर अब आप रोकेंगे तो वो सारा मलबा आपके ऊपर फिर से गिरेगा कि जी देखें अब हुकूमत बनने जा रही थी तो उन्होंने हमें जो है वो इस रोका, वो पहले आपके ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो जब आप इस अमल में उनको शिरकत में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे तो फिर आपके ऊपर उल्टा और इल्ज़ाम लगा लो जी ये डर गए थे। अब इन्होंने हमें डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की बात करते करते इन्होंने असम्बली में हमें जो है वो बैठने नहीं दिया, हमें नामज़द अपने कागजात जो है वो सबमिट नहीं करने दिए गए। अब 17 अफराद जो है वो गैर हाजिर रहे हैं। अब इनमें बेशतर वो लोग जो 9 मई में जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, ये वो लोग भी हैं। तो लिहाजा अब आज क्योंकि स्पीकर का इंतखाब है, स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। सीएम का इंतखाब कब होने जा रहा है? देखिए ये तो आज का जो स्केड्यूल जारी होता है असम्बली का, अगर उसके स्केड्यूल में मेरा नहीं ख्याल कि आज हो, अगर मुस्लिम लीग नून कह देती है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, आप वोटिंग करवा लें, उसी वक्त वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग करने के बाद वो मरियम नवाज जो है वो मुंतखब हो जाएगी
सही। उसके बाद उनका फिर गवर्नर हाउस में हलफ होगा, जब असम्बली की तरफ से उनके तमाम तरह एक्विजिशन चली जाती है कि इन्होंने इतने वोट लिए, ये कामयाब करार पाई हैं, तो फिर गवर्नर पंजाब जो उनसे हलफ लेंगे, वो वज़ीर आला पंजाब को होगा संभाल लेंगी। ये तो अब चंद मिनटों का काम लेकिन रहेगा। जो 9 मई में वाकयात में मुलवस भी हैं, उनको भी कम से कम हलफ उठाने की तो इजाजत होनी चाहिए। स्पीकर को चाहिए कि उनको भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे, वो पुलिस को कहे कि जो भी सूरत हाल हो कानून के मुताबिक डील होना चाहिए, लेकिन उनको हलफ उठाने की इजाजत होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, असेंबली में अगर वो बंदा जिला का और स्पीकर डिप्टी स्पीकर का उनको वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए। अगर बंदा इलेक्शन लड़ सकता है तो फिर वो असेंबली में भी आ सकता है। फिर असेंबली में क्यों नहीं आ फिर सकता? आपने इलेक्शन क्यों नहीं रोका उसको? इलेक्शन से क्यों नहीं रोका उसको? सिंपल सी बात ये कि अब आप रोक कर ये आप एक नया ड्रामा जो है वो खड़ा करें और इनके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह की इजाजत नहीं देंगे तो फिर आप जमहूरियत की बात तो नहीं आपको एक प्रॉपर जो एसओपीज है उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाए। 13 माह में रिकॉर्ड तरक्की, मेरिट पर काम किया, निगरान काबीना 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का ऐसा कहना है। और कल उन्होंने ये जो अलविदाई खिताब किया, उन्होंने खासी डिटेल में चीजें भी बताई, क्या क्या काम किया, और मेरे ख्याल से ये अपनी मिसाल आप है अली। इसमें कोई शक नहीं। कल उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे से किसी ने पूछा कि क्या आप उदास हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं उदास नहीं, मैं बड़ी 13 माह के अंदर खुशगवार यादें जो है वो लेके जा रहा हूँ। फिर उन्होंने इशारा किया अपने एक मशीर वहाब रियाज की तरफ कि ये उदास है वहाब रियाज। खैर 13 माह की कारकर्दगी की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि ये बात आवाम के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको उनकी कारकर्दगी नजर आती है तो फिर आप बता दें, वो चीजें बताने की जरूरत लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। किसी अफसर के साथ बदतमीजी नहीं हुई। हर अफसर का जो टेन्योर पूरा किया गया है, किसी को गैर जरूरी तौर पर या बगैर किसी वजह के ट्रांसफर नहीं किया गया, और जो 1 साल कम से कम जो है ना हर एक अपना पूरा करने वाली चीजें, क्योंकि ये बैकफुट एक साल पूरा हर जो लगा था उसने पूरा 1 साल मुकम्मल किया है। और अगर किसी को हटाना पड़ा तो जिसने करपट्टी पर बंदूक रखा है, पिस्तौल हुकूमत के, उसको हटाया गया, वरना किसी को हटाया भी नहीं गया। और किसी के साथ वो होती है पकड़ दकड़ मार दाड़ अफसरों की होती है, वो इस तरह का नहीं हुआ। और प्रोजेक्ट जो है ना वो भी मुकम्मल किए गए, और गवर्नमेंट का जो मामला थे ये मोहसिन नकवी कनपट्टी वाला आदमी नहीं है कि उनकी कोई इस तरह प्रेशर करके कि बंदा ट्रांसफर करवा ले, ऐसी बात मुमकिन नहीं है। खोखर साहब ऐसे ना करें। देखिए सिंपल सी बात है, साहब ने ऐसी चीजें देखी है ना, इसीलिए वो रिलेट कर रहे हैं। अगर हुकूमत की देखिए सिंपल सी बात है, इसका मतलब है कि अगर हुकूमत को किसी ने बहुत ज्यादा तंग किया, गलत काम किया, तो फिर ही उसको ट्रांसफर किया, वरना किसी को ट्रांसफर नहीं किया गया और ना किसी को रास्ता किया गया। उनका एक टास्क होता है, जो बंदा काम नहीं करने वाला भी होता है ना, वो उनसे भी काम लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये उनकी एक उनका लेकिन आप देखें वो सिंपल सी बात है। 1-2 ट्रांसफर हुए जो इलेक्शन कमीशन में जो गैर हाजिर थे ड्यूटी से, उनको ट्रांसफर किया गया, या वो तो अपनी नहली की वजह से खोखर साहब हुए। छोटे मोटे वाकया तो होते हैं जिन्होंने हुकूमत को तंग किया। ये करपट्टी से रखने का मतलब है जिन्होंने हुकूमत को तंग किया। तो खोखर साहब जो काम नहीं करेगा फिर उसको तो आपको इधर उधर करना ही है। उसको वैसे किसी को नहीं किया। हुकूमत मोहसिन नकवी को तंग नहीं कोई कर सकता। हाँ, किसी के खिलाफ शिकायत हैं, उन शिकायत के बदले में वो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज वो बंदा ट्रांसफर करने के हक में फौरी नहीं होते। वो कहते हैं एट द एंड मुझे कोई रीजन बताएं कि क्या क्यों इसको ट्रांसफर किया। जब रीजन वो मुकम्मल नहीं होती वो नहीं करते। हाँ, अगर किसी के खिलाफ ठोस शफायत के साथ शिकायत हैं तो फिर वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, जहाँ तक कहते हैं कि कोई काम करने वाला नहीं है तो उनका टास्क होता है मैंने इस बंदे से काम लेना है, और वो उस बंदे से काम लेते हैं। और उन्होंने 13 माह के अंदर ब्यूरोक्रेसी से काम लिया। और कल उन्होंने खिताब से मैं यही कहा, उन्होंने क्या आज मेरा कम 13 माह जो बात सुन रहे 13 माह के बाद उन्होंने एक सिंपल निचोड़ इस बात का ये दिया कि जो लोग ये कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, वो झूठ बोलते हैं। सिंपल सी बात, काम आपने खुद लेना होता है, ये काम करने वाले लोग हैं और आपने काम लेना है। सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 4-4, 5-5 महीने बाद ट्रांसफर हो जाते थे, लेकिन अब सब सेक्रेटरियों ने और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी अपना पूरा 1 साल 13 महीने मुकम्मल किया टेन्योर। ये पहली दफा हुआ है जो मोहसिन नकवी साहब ने उनसे काम कराया, वरना पहले कोई 4 महीने काम करता था, कोई 2 महीने काम करता था। और सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन आए रोज ट्रांसफर होता था, और 1 साल में 8-8 मरतबा जो है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन अब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो है उसने भी अपना टेन्योर मुकम्मल किया, 1 साल पूरा मुकम्मल किया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने अपना मुकम्मल किया, जो ट्रांसफर होते थे। सेक्रेटरी हेल्थ ट्रांसफर होते थे, उन्होंने भी अपना टेन्योर मुकम्मल किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने सब अफसरों से टेन्योर मुकम्मल कराया और उनसे वज़ीर आला ने काम लिया है, और उनको काम खुद भी काम लेने का मतलब काम लेने का मतलब ये वज़ीर आला ने पहले खुद काम किया है, फिर उनको कहा कि आपको मिसाल बनना पड़ता है आपका, फिर उनको कहा कि तुम भी काम करो। लीडर अच्छा हो तो फिर पूरी टीम से काम
करवाना सब जान सकते हैं अगर आप खुद काम करने के आदमी हो और ये करके बिल्कुल दिखाएं। ऐसी बात है। और दूसरी बड़ी बात अलविदाई खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा ऑफर्स की गई हमें, 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई पोस्टिंग के हवाले से। कोऑपरेटिव में रजिस्ट्रार की तैनाती के लिए हर महीने 3 से 5 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई। उसके बाद उन्होंने स्पेशल जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक बसों की परचेजिंग के ऊपर दुबई में 5 मिलियन के ट्रांसफ़र करने की ऑफ़र जो है वो की गई। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने ईमानदारी के साथ काम किया। तो हर बंदे ने फिर अपना ना हिस्सा वज़ीर आला डाला। ने और कबीना ने तनहा नहीं ली, ये हाँ, एक बड़ी बात ये है। अपनी और मिसाल है। दूसरा, प्रोटोकॉल नहीं लिया, जो- सीएम ऑफिस जो के बरात अखराजात जो जो थी उन्होंने खुद पेट्रोल किए। नहीं लिया, वरना पेट्रोल की मद में इतने पैसे कबीना खा जाती थी, वो पेट्रोल नहीं अली, लिया जो वज़ीर आप आला ने। माजी में सीएम हाउस का बजट हमारे साथ शेयर करते रहे ना, खाने पीने की मद में कितने पैसे, और ये इस टेन्योर में जो कुछ हुआ जरा वो भी थोड़ा सा एलेबोरेट देखिए इस जब साबका हुकूमत गई थी तो उस वक्त 9 करोड़ रुपए का एक टेंडर दिया गया था जो कि सिर्फ सीएम ऑफिस के खाने का खर्चा था, 9 करोड़ रुपए का। सबसे पहले आते ही निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वो ख़त्म करवाया। उन्होंने कहा जी जो भी यहाँ पे खाना आएगा वो खाना मेरे घर से आएगा, मैं उसका खर्चा अफोर्ड करूँगा। और उसमें एक तादाद होती है खाने की कि 2-3 डिशेज़ होते हैं, वो उन्होंने कम की और उसको एक मखसूस मेन्यू जो है वो बना के उन्होंने कहा खाना मेरे घर से आएगा, इसका कोई एक्सपेंडिचर सरकारी नहीं होगा। पेट्रोल के अखराजात उनकी जो गाड़ियाँ उनकी अपनी जाती हैं जो चलती हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी गाड़ी तो ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं की। हाँ, आउट ऑफ सिटी अगर जाते तो फिर वो इस्तेमाल करते थे, तो उस पर उन्होंने गाड़ी अपनी खुद इस्तेमाल की, पेट्रोल के अखराजात उन्होंने खुद किए। सीएम ऑफिस के मजमूई तौर पर जो एक्सपेंडिचर्स बनते हैं जिसमें नॉन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है उनमें, क्योंकि सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो मेरा ख्याल है अब तो नया बजट आएगा तो वो 1 अरब के करीब तो होगा लाजमी जो उसमें अखराजात बनते हैं। लेकिन इन्होंने आके, क्योंकि अपना इनका स्टाफ इतना ज़्यादा था नहीं ना, अपना स्टाफ ज़्यादा लेके चलते हैं ये, सिक्योरिटी का जो एक मामूल है जो एक उनकी बुक के मुताबिक है वो उनको प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन प्रोटोकॉल उन्होंने नहीं लिया। बिल्कुल। प्रोटोकॉल के तो सख्त खिलाफ है, जो उनकी अपनी सिक्योरिटी है वही उनके साथ चलती है। और इसके अलावा अगर किसी इवेंट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे एडवांस टीम भिजवा के आपने एक एसओपी मुकम्मल करना है, क्योंकि वो एक एसओपी है, वो कोई भी जाएगा, कोई भी सीएम होगा, उसका एसओपी उन्होंने मुकम्मल करना है सिक्योरिटी के हवाले से, वो वहाँ पे जरूर होता रहा। अदरवाइज उन्होंने कोई सरकारी एक्सपेंडिचर जो है वो अपनी बाकी जहां से हमने ज़ात के ऊपर कारकर्दगी नहीं की लगा। बात शुरू की थी तो वो अली ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि वो अवाम पे छोड़ देना चाहिए कि मैं सिंपल सी बात है, अब आपके सामने है, जो काम वो चाहे उन्होंने किया। अस्पतालों में काम आप था, वो चाहे हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आप थानों में चले जाएं, थानों के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, भी खुदा रहा करके आपके थानों का माहौल बेहतर हुआ है। अब देखे थानों में जाके फोटोशूट हो रहे हैं, हाँ ऐसे ही है। सिंपल सी थाने। मैं तो कल देखिए, शादमान थाने को मैं बाहर से कहता देख हूं के कि परेशान मैं हो कहता गई। हूं कि थानों का ना एक खौफ होता था, अब आपने ये खौफ खत्म किया है, बिल्कुल। आपने एक अच्छा माहौल दिया है, तो अच्छा माहौल को आप ऑब्जर्व करें। अब आप ये ना तनकीद करें कि होटल बना दिए गए। अब मसला हमारे अंदर ये है कि हम कोई चीज अच्छी भी होती है तो हम उस पर तनकीद करते हैं, फिर यही बेहतर है कि नहीं वो बस अब अपनी जिन्होंने बुनियादें उतार के तनकीद वहां करनी पे है, स्कूल जिनका से बैठे काम है हुए। तो उन्होंने फिर अच्छी चीजों में भी लेकिन कीड़े निकाले हैं। खोकर साहब ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। पहली बार जराइम में 30% कमी, वजीर आला पंजाब की जराइम से निपटने के लिए कामयाब हिकमत अमली। खोखर साहब जी बिल्कुल, वज़ीर आला ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि वज़ीर आला ने बार बार सेफ सिटी के दौरे किए हैं और वज़ीर आला ने फिर 18 अभी रिसेंटली भी आज भी सुबह दौरा किया है। बिल्कुल। फिर 18 शहर जो हैं उनमें वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटी कैमरे लगाने की मंजूरी दी है, जिनमें से बहुत सारे में लग भी गए हैं और बहुत सारे में फंक्शनल हो रहे हैं या होने वाले हैं। वो 18 शहरों में सेफ सिटी जो वो कैमरे किस काम आएंगे, वो जराइम के काम आएंगे ना, जराइम में पीछे लोगों को पकड़ेंगे ना। फिर वज़ीर आला ने थानों के दौरे किया, ये मजांग थाना, नारकली थाना, दूसरे थाने और पूरे सूबे के जो थाने थे वो बेहतर किए। फिर स्वाट थाने वज़ीर आला ने बनाए। फिर जो थाने के पास बिल्डिंग नहीं थी या जगह नहीं थी उनको बिल्डिंग दी, उनको जगह दी, और जो किराए की इमारतों में थे वो सरकारी दफा बिल्डिंगों में मुंतकिल किया थानों को। फिर पुलिस के IGFS का वज़ीर आला ने दौरा किया। फिर वज़ीर आला पंजाब ने सबसे बढ़कर यह किया कि जो गैर मुल्कों में जो इश्तिहारी थे उनको पकड़ कर लाए। फिर सबसे ज्यादा वज़ीर आला ने अच्छा जो काम किया कि IG और CCPO जो है ना बहुत ईमानदार अफसर लगाए, और IG और CCPO जो दोनों लगे उन्होंने पुलिस का इमेज बहुत बेहतर किया। लेना बहुत जरूरी था IG के एक साथ बात साथ। खोकर साहब ने कर दी कि जो बैरून मुल्क में इश्तिहारी थे उनको वापस लाना, ये बहुत बड़ा काम था और इसमें IG पंजाब ने बहुत मेहनत के साथ उन्होंने काम किया इसके ऊपर और फॉलो अप लेते रहे। और दूसरा, अब पहले एक मुजरम होता था, कोई चोरी करता था, कोई क्राइम करता था, उसके ऊपर एक FIR होती थी। इस दफ़ा
उनके ऊपर FIRs ऐसी स्ट्रॉन्ग करके दी गई कि उनको जमानतें नहीं मिल सके। अगर एक में जमानत मिले तो दूसरे FIRs में वो नामजद थे। तो ये जो सिस्टम इन्होंने किया था ना शुरू, उस सिस्टम के तहत क्राइम जो है वो बहुत कम हुआ। और दूसरा, अब क्योंकि निगरान गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि कुछ लोग इनके आशीर्वाद उनको होती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट में। तो निगरान हुकूमत में इन्होंने सख्ती से हर चीज़, उन्होंने कहा जो काम है मेरिट पे होगा, जो गलत करेगा उसको रगड़ दें। हाँ। और उसको रगड़ा है तो फिर जाके एक इमेज बना कि भाई इस गवर्नमेंट में कोई माफ़ी शाफी नहीं है, इन्होंने आपको सजा देनी है। इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है ना, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, ये ज़्यादातर इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, आप किसी भी देहातों में जाके चले जाएं, कोई भी इस तरह का, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं कन टूटा, तो जो गलत लोग होते हैं उनको सपोर्ट होती है इन लोगों की, ऐसे ही उनकी सपोर्ट होती है। तो अब जो लेकिन मर्जी अब जो मरियम आई है उसके लिए भी उसी तरह काम करना पड़ेगा, वरना लोग मुहसिन नकवी साहब को याद करेंगे और मुहसिन नकवी साहब का दौर याद करेंगे। देखिए, आपको क्राइम, अब मरियम को काम मरियम करना नवाज पड़ेगा और मरियम के लिए एक टेस्ट केस बढ़ गया। मरियम साहिबा हमें मुतहरिक भी नजर आ रही हैं। अली मीटिंग स्टार्ट कर दी है उनकी, अभी उनका स्टार्ट है। अभी हम ये कहना शुरू कर दें कि जी नहीं वो बंद कमरे से नहीं निकलेंगी, ये गलत बात है। मरियम नवाज, हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए ना कि वो किस माहौल में सियासत का आगाज असल में अब किया। हाँ, बिल्कुल। अब वो अगर अवाम में डिलीवर कर पाई, अवाम के अंदर निकलेंगी तो अपना नाम बनाएंगी, ये उनके पास मौका है। आज उन्होंने काम कर लिया, आइंदा आने वाले दिनों में वो सियासत के बादशाह होंगी। हाँ, बड़ा नाम उनका होगा। अगर शहबाज शरीफ साहब ने काम किए हैं तो उनके कामों को आज भी लोग याद करते हैं। एक बात कर दूं, मरियम नवाज शरीफ को अगर बंदा कुछ चलाएगा ना तो वो उसका वालिद है, वो उसका बाप उसको चलाएगा। अब ये ना समझे कि मरियम नवाज अकेली काम करेगी। मरियम नवाज के ऊपर मियां नवाज शरीफ मौजूद है, जो सबसे पहले इस खानदान से वज़ीर आला पंजाब रहे। उनकी सपोर्ट इनको हासिल होगी और वो इनको अपने गुर बताएंगे कि काम कैसे करना है, काम कैसे लेना है। और डेफिनेटली मरियम नवाज काम लेगी। एक महीने, अभी तो 1-2 महीने इनको सेटल होने में लगेंगे। ऑब्वियसली आपको चीजें समझने में अभी सबसे बड़ा टास्क इनके लिए रमजान है। अभी सबसे बड़ा टास्क इनके लिए रमजान है। मुझे अली ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अदब का शगफ रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत इवेंट शहर लाहौर में जारी है, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, जिसमें ज़बरदस्त सेशन हो रहे हैं। 3 रोज़ा ये फेस्टिवल है, आज इसका दूसरा रोज़ है। अलहमरा में इसका इनेकाद किया गया है। वो लोग जो कि अदब से लगाव रखते हैं ज़रूर जाए। बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है। हम अक्सर देखते हैं कि जी एक जिंदगी में आपके पास टाइम ही कम होता है कि आप इस तरह के इवेंट्स में जा सके या कोई फेस्टिवल ऐसा ज्वाइन कर सके, लेकिन ये तमाम फेस्टिवल बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन यहाँ पे हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सेशंस हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी ये दूसरा आज इसका रोज़ है और कल संडे है जी, कल इसका तीसरा रोज़ है। अली क्या कहना चाहेंगे? अदब के सेशन में जब नौजवान बच्चों और बच्चियों की तादाद में इजाफा हो जाए ना, समझ लें कि ये इवेंट कामयाब है। बिल्कुल। अगर वहाँ पे बुजुर्ग ही होंगे तो फिर इस इवेंट की कामयाबी हम नहीं कह सकते। लेकिन अदब के ऊपर लिटरेरी फेस्टिवल जो है इनका, इसका इनकाद बहुत खुश आइंदा है। ये जब भी इवेंट रखते बहुत मज़े का कामयाब इवेंट होता है। और अब मेरी दरख्वास्त यही है नौजवान बच्चों से, अच्छा जो गैर मुल्की बंदूबीन आते हैं उनकी गुफ्तगू सुनना, उनके एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज, बड़ी मज़े की गुफ्तगू वहाँ पे होती है। आपको बड़ा कुछ सीखने का मिलता है। आपको ज़िंदगी के असूल, जिंदगी में बड़े मुश्किल टास्क से कैसे गुजरना है, हर कोई कामयाब लोग अपनी अपनी जिंदगी के तजर्बात के ऊपर आपको आगाह करते हैं कि आपने जिंदगी में कामयाब कैसे होना है। वहाँ पे अदब की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं कि आपने सोसाइटी में चलना कैसे है। बिल्कुल ऐसे इवेंट्स के अंदर हम जो नौजवान हैं उनको लाजमी शरीक होना चाहिए कि आपको वहाँ पे कुछ सीखने को मिले। मेरे ख्याल से कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह को भी प्लान करके स्टूडेंट्स को लेके जाना है। बिल्कुल, इस हवाले से निगरान हुकूमत ने बड़ा अच्छा लोगों को मौका दिया है। और PSL का मैच देखें, निगरान हुकूमत ने लोगों को रिक्रिएशन का, ये बहुत अच्छे इवेंट है और लोगों को इसमें जाना चाहिए, खासतौर पर नौजवान नस्ल को जाना चाहिए। और ये निगरान वज़ीर आला को इसका क्रेडिट जाता जी। ये लेकिन आप तो नहीं जाएंगे क्योंकि अब आपने नौजवानों की बात कर दी है। जाना चाहिए, बात ही कि हमारे पास एक अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे पास अच्छे इवेंट हो रहे हैं। बस नौजवानों से यही है कि ऐसे इवेंट्स में शिरकत जरूर जाए, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करने वाले हैं, चूंकि कल इतवार के रात इबादत की रात है, शब बारात की रात है। शब बारात की अहमियत क्या है, शब बारात की फजीलत क्या है, इस रात आप कौन कौन सी इबादत कर सकते हैं,
आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर करेंगे। हमारी मेहमान जिन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, मजहबी स्कॉलर हुमा तकवी साहिबा, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। माह शाबान और इसमें शब बारात की अहमियत, पहले माह शाबान के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं, फिर शब बारात की तरफ आएंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आपके तमाम नाजरीन को माह शाबान बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको बयान किया, शाबान की अहमियत को। कहा कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का। तो जब किसी ने कहा कि क्या ज़रूरत थी रसूल अल्लाह को शाबान के बारे में ये बात करने की, तो जो बहुत से मुहक्किक हैं उन्होंने जब तहकीक की तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ने सीक्वेंस बता दिया कि अगर तुम्हारा राब्ता रसूल से मुहक्कम हो गया, रसूल से मुस्तहकम हो गया, तो तुम बिला झिझक खुदा की बारगाह में पेश होने के काबिल हो जाओगे। तो शाबान बेसिकली खुदावंद ताला को अपनी तरफ जानिब, उनकी तवज्जो अपनी तरफ करवाने का महीना है कि बशर कुछ ऐसा कर जाए, बाहिसियत अब कुछ ऐसा कर जाए कि परवरदिगार रमज़ानुल मुबारक की सारी फैज़ व बरक़ात उसको अता करते। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जैसे मेरी अहमियत अम्बिया में है, वैसे ही माह शाबान की अहमियत महीनों में है। और इसके लिए रावियाँ हैं, जनाब आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, कहती हैं कि मैंने हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह शाबान में रोज़ा रखते हुए देखा। मैंने अक्सर देखा कि नबी पाक अक्सर हालत रोज़ा में होते थे। तो जब मैंने नबी पाक से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, आप इतना कसरत से शाबान में रोज़े क्यों रखते हैं, तो नबी पाक ने इसकी वजह क्या बयान फरमाई, क्योंकि शाबान का महीना वो महीना है कि जिसमें वो रात आती है जिसमें हमारे आमाल जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। तो मैं हालत रोज़ा में इसलिए रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल खुदा की बारगाह में पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ, क्योंकि अल्लाह को बशर की सबसे हसीन कैफियत तब लगती है जब वो हालत रोज़ा में होता है। तो अब ये शाबान का महीना अल्लाह ताला ने हमें इस बाबरकत महीने में दाखिल किया है, हमें तौफीक दी है कि हम इस महीने में दाखिल हों और दाखिल होकर अपनी इबादात के ज़रिए, अपनी कोताहियों की तौबा के ज़रिए, अपनी मग़फ़िरत के ज़रिए, अपने इतराफ़ जुर्म के ज़रिए ख़ुद को खुदा की बारगाह में हाईलाइट करें। तो बस आज आपके चैनल के तवज्जुह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें वो तौफीक दे कि खुदा की नज़र करम हम पे। बेशक, आमीन। अब बहुत सारे लोग शब बारात की इबादत के हवाले से जानना चाहते हैं, पहले इसकी अहमियत और इसकी बरक़ात और फिर इबादत क्या। सही। कल की रात, यानी कि वैसे तो तमाम महीनों की जो इस्लामिक मंथ्स हैं उनकी 13, 14, 15, ये 3 जो दिन और 3 रातें जो हैं ये बाबरकत हैं। इसके लिए अक्सर आप देखें तमाम असहाबे कराम या मौलाए कायनात या रसूल अल्लाह, आपने देखा कि अक्सर असहाब को इन 3 रातों में ख़ास इबादत का एहतमाम करते हुए पाया गया। और मौलाए कायनात ने यहाँ तक कहा कि 13, 14, 15 जो है अयाम अबज़ हैं, यानी कि ये वो रातें हैं, ये वो दिन हैं जिसमें इंसान अपनी इबादत को खुदा की बारगाह में पेश कर सकता है। तो अब ख़ास तौर पर जब शाबान की कल जैसे कि है शब 15, यानी कि 14 का दिन गुजार कर और 14 और 15 की दरमियानी रात को हम शब बारात कहते हैं। अब मैं बहुत से मेरे बच्चे भी देख रहे हैं इस वक्त, तो बेटा जब हम बारात कहते हैं तो हमारे दिमाग में बारात आ जाता है, मतलब एक पटाखे और एक खुशियाँ और एक सामान, बारात का क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है। बट बेसिकली ये लफ्ज़ बारात नहीं है, यानी बे रे अलिफ ते, बारात नहीं है, ये बराअत है। जैसे सूरह बराअत कुरान में मौजूद है, यानी कि तौबा करना, छुटकारा हासिल करना, इसमें बराअत का मतलब है छोड़ देना। तो ये जो शब बराअत है, इसको शब बराअत इसलिए कहते हैं कि इस रात अल्लाह अनाउंस करता है, ऐलान करता है, एक मनादी निदा देता है कि है कोई जो मुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे, है कोई जो मुझसे कहे कि परवरदिगार मुझसे ये गुनाह हो गया और मैं उसे आतिशे जहन्नम से छुड़ाऊँ। छुड़ाने की रात, अपने गुनाहों को छोड़ने की रात, इतराफ़ जुर्म करने की रात। और यहाँ तक है कि अरबों में एक कबीला था बनु कलब। बनु कलब फेमस क्यों था कि उनके पास हैवानात और मवेशी बहुत ज़्यादा होते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई शख्स
अल्लाह से इस्तग़फ़ार तलब करे और उसके गुनाह इतने ज़्यादा हों कि जो बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर हों। यानी बनु कलब के रेवड़ बड़े होते थे तो उसमें बाल जो है कहा अगर उतने भी गुनाह हों तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करेगा अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे। तो बेसिकली कल की रात जो है वो इबादत की रात है, कल की रात जागने की रात है। और यहाँ पर भी मैं तवस्सुल करूँगी, मतलब उनसे जनाब आयशा ही से रवायत यहाँ पर भी है कि जनाब आयशा फरमाती हैं कि एक रात 14 और 15 शाबान की रात थी, तो मेरी अचानक जब आँख खुली तो मैंने देखा नबी पाक बिस्तर पे मौजूद नहीं है। कहा मैं घबरा कर उठी कि नबी पाक कहाँ हैं, तो कहा मैंने तलाश करना शुरू किया, मैंने एक एक ज़ौजा का दरवाज़ा खटखटाया कि नबी पाक कहाँ हैं। कहा किसी ज़ौजा के घर में नहीं थे। तो कहा मैं घबरा गई और जब मैं घबराई तो मैंने देखा कि नबी पाक जन्नतुल बक़िया के जो रास्ता है दरवाज़ा उसके बाहर हालत सजदा में है। और कहा चादर उनकी जो वो कमली थी वो उनके ऊपर पड़ी हुई थी और चांद की रोशनी जब उन पर पड़ रही थी क्योंकि 14वीं की रात है। और कहा जब चांद की रोशनी उन पर पड़ रही थी तो मैं करीब गई, मैंने जाके देखा ये क्या कर रहे हैं। कहा जो आवाज़ें मेरे कानों में आई कि वो खुदा से राज़ो न्याज कर रहे थे, अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे थे। और कहा मुझे जब वो सजदे से, कहा मैं काफ़ी देर मुंतज़िर रही कि वो सजदे से सर उठाएं, जब सर नहीं उठाया तो मैं कमरे में आ गई। कहा मुझे गनूदगी आ गई। कहा जब मैं सोई तो नबी पाक तशरीफ़ लाए और तशरीफ़ लाने के बाद मुझे उठाया और उठाने के बाद कहा आयशा ये सोने की रात नहीं है, आज खुदा से राज़ो न्याज करने की रात है, आज अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की रात है। और कहा मुझे ये रात इसलिए पसंद है कि मैं इस पूरी रात में अपनी उम्मत के लिए खुदा से मग़फ़िरत और रहमत तलब करूं। सुभान अल्लाह। तो ये रात कल की रात होगी। अब इबादत क्या क्या करनी है इस रात? जो लोग कहते हैं ना हम वो इबादत करें जो फटाफट कबूल हो जाए, इतने नवाफिल पढ़े, नवाफिल पढ़ने का तरीका ये है। सो किस तरह से आपने नवाफिल की अदायगी करनी? देखिए ना, बेसिकली इबादत तब बनती है कि जब वो माबूद के साथ कनेक्ट हो जाए। बेशक, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। बेसिकली चीज़ ये, मतलब गिनती वो चाहे आप थोड़ी करें वो चाहे ज्यादा करें, अल्लाह को गिनती नहीं चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी नहीं चाहता कि बहुत हो, वो क्वालिटी चाहता है। मैं अक्सर यही बात करती हूँ कि अगर हम 2 रकत भी खज़ू खशू और मारिफत इलाहिया के साथ पढ़ लें खुदा कबूल करता है। लेकिन अब कल की रात को मखसूस मुख्तस ही इबादत के लिए किया गया है, तो डेफिनेटली फिर एक सीक्वेंस आपको देना है। माएँ मेरे इस वक्त प्रोग्राम को देख रही हैं, आप बच्चों को आमादा करें, आप बच्चों को तैयार करें। ना आए बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनसे बहुत नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, आप उन्हें तस्बीह दे दें। आप उनके हाथ में तस्बीह पकड़ा कर कहें कि आज तुम खुदा की किबरियाई का इकरार करो। बेटा 100 टाइम अल्लाहु अकबर पढ़ लो, बेटा 100 टाइम सुभान अल्लाह पढ़ लो, 100 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, अल्लाह को थैंक्स बोलो। मतलब ये तो वो एक रग़बत इबादत के लिए माओं को मैं मशवरा दूंगी कि वो बच्चों को सुलाएं नहीं सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छी इबादत कर लूँ, मेरा बच्चा मुझे तंग करेगा, ये ना कीजिएगा। आप बच्चे के लिए छोटी सी जानमाज बिछाकर उसको भी साथ बिठाइएगा ताकि उसको पता हो कि आज खुदा जो है वो मुझसे भी लिंक कर रहे हैं। लेकिन अब जहाँ तक इबादत का ताल्लुक़ है, इस वक्त जो बेहतरीन इबादत जो रवायात में आई हैं उसमें बहुत सी नमाजें हैं। इसमें 100 रकत नमाज भी नवाफिल हैं, 100 रकत, जिसमें कहा गया है कि पहली रकत मतलब अलहम, और अलहम के बाद हर रकत में 10 दफ़ा कुल हुवल्लाह आपने पढ़ना है। ये 100 रकत अगर आप पढ़ें तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है और सहरी तक का वक्त आ जाता है इसमें। फिर दूसरा, अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो वो 4 रकत नमाज 2-2 की नियत करे, क्योंकि जो नवाफिल होते हैं वो 2-2 के साथ किए जाते हैं। तो 4 रकत नमाज करे 2-2 करके, अलहम के बाद 100 मरतबा कुल हुवल्लाह हर रकत में, सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़े तो ये 4 रकत वाला भी हो जाता है। इस रात में एक 6 रकत नमाज की भी बहुत फजीलत बयान की गई है कि 6 रकत नमाज आप पढ़ें कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह के कुर्ब के लिए 2-2 रकत कर कर, अलहम पहली रकत में, अलहम के बाद सूरह यासीन और उसके साथ सूरह मुल्क, ये आप पढ़ सकते हैं। और फिर दूसरी रकत में अलहम, सूरह यासीन और सूरह रहमान, इस तरह आप ये पढ़ें तो ये नमाज भी बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। और मैं ख़ास तौर पे बताऊंगी कि यहाँ पर इस रात में, शब बरात की रात में 3 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ने की जो है वो बहुत अफादियत बयान की गई। और आयतुल्लाह मरशी ने भी इसको बहुत ज़्यादा किताबों में लिखा है कि 3 दफ़ा सूरह यासीन नियतें मुख्तलिफ करके आप पढ़ेंगे, कि एक दफ़ा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे रिस्क में कुशादगी और इसके हलाल कमाने के लिए, खुदा की तरफ से ताकत के लिए।
दूसरी दफ़ा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे अपनी उम्र में तुलानियत के लिए और अतात इलाहिया और बंदगी इलाहिया में उम्र गुजारने के लिए, और तीसरी दफ़ा कुल उम्मत मुस्लिमा। और मैं तो ख़ास तौर पे दुआ करूंगी कि आप सबसे कहूंगी कि उम्मत मुस्लिमा के साथ पाकिस्तान के लिए ज़रूर आज दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाए, और जो इस्लामी जमहूरिया है तो वो इस्लामी जमहूरिया बनकर नक्शा इस्लाम पे उभरे। तो ये 3 सूरह यासीन भी जो है वो आप आज की रात पढ़ सकते हैं। अस्तगफार की बहुत ज़्यादा इसमें ताकीद की गई है कि अस्तगफार को डिफरेंट जो अस्तगफार के जुमले मौजूद हैं, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आप कुछ भी कर सकते हैं, 2 रकत नमाज मग़फ़िरत भी पढ़ सकते हैं, अपने जो मरहूमीन दुनिया से चले गए हैं, अपने जो आबाओ अजदाद दुनिया से चले गए हैं, उनके गुनाहाने कबीरा और सगीरा के लिए खुदा से रहमत तलब कर सकते हैं। आज की रात मतलब आप जितना दुआओं का दायरा वास्ट कर सकते हैं ना, और मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं से निकल कर ना हम मांगे। हाँ, आपने मेरे लिए जब आप दुआ खास तौर पे करते हैं और कल की रात आपके लिए स्पेशली ये रात है, अपने साथ साथ दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारी और आपकी मुलाकात मंडे को होगी। अल्लाह हाफ़िज़।